हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमावत और हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। हम बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो ये अपनी सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास होगी जिसके बारे में हमने अक्षांश और देशांतर की थोड़ी बहुत चर्चा की है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश कैसे काम करते हैं, अक्षांश कितने पर होता है, कैसे चेंज होता है, कुल कितने होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, दो बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये सारी बातें हमने कर चुके हैं और ये हमारी पहली क्लास के अंदर मिलेगी। अगर आप लोग भी कंसेप्ट पर बढ़िया पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप पहली क्लास दे करके आइए, फिर आप इस क्लास में एंटर करना। वरना क्या होगा कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मिसलेनियस कर सकती है ना। तो आपको मिसगाइड नहीं होना, इसलिए आपको अपने क्या करनी, कंसेप्ट पर पकड़ बनानी है। सब्जेक्ट पर पकड़ होती है तो चीज़ें सरल बन जाती है। चलो हम बात करते हैं आज बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ये है आपकी पृथ्वी, है ना। इस पृथ्वी के अंदर हम एक लाइन बनाते हैं। ये जो मीडिएटर लाइन है, ये वाली जो लाइन होती है मीडिएटर, इसको हमने एक नाम दे रखा है। हमने इसको नाम दे रखा है 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ एक ध्रुव होता है जिसको अपन ने एक नाम दिया है उत्तरी ध्रुव। यहाँ एक रेखा या एक ध्रुव होता है जिसको अपन ने एक नाम और दिया है, जिसको बोलते हैं अपन ने दक्षिणी ध्रुव। हम अगर बात करें कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि पूरी पृथ्वी के लंबवत चलने वाली या ऊर्ध्वाधर चलने वाली जो रेखाएं होती है वो सारी की सारी कौन सी रेखाएं कहलाती है, तो वो कहलाती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार भी होती है, इनको सेमी सर्कल फॉर्म में भी कहा जाता है। हम बात करें अगर देशांतर रेखाओं की, तो हम देशांतर रेखा के बारे में ये कहा जाता है कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं कहलाती। कैसे क्या होता है ये थोड़ा मेजरमेंट अभी चेक करते हैं। तो देशांतर रेखाएं किस प्रकार से होती है उनकी बात करते हैं। देखो, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये जो मिलाने वाली रेखाएं होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? हम इन्हीं को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि क्या ये एक प्रकार से होती है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये जो मिलाने वाली रेखाएं होती है, ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं कहलाएगी? ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं होती है। उत्तरी ध्रुव को आपको दक्षिणी ध्रुव से मिलाना चाहिए। ये आपके दक्षिणी ध्रुव है, ये है आपका उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये देशांतर रेखाएं कितनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये भी देशांतर रेखाएं जो है वो 1-1 डिग्री के कोण से खींची गई है, ये सभी देशांतर जो है वो 1-1 डिग्री के कोण से खींची गई है। अगर हम बात करें कि कुल देशांतर कितने होते हैं, या थोड़ा सा बात की जाए कि देशांतर के बारे में क्या बोला जाता है, तो ये वाली जो आपको देशांतर दिख रही है, ये इनके जो आधी देशांतर होती है इनको बोला जाता है ये 180 डिग्री होती है। इधर की बात की जाए तो ये भी टोटल कितनी होती है? 180 होती है। तो 180 करके ये टोटल अगर देशांतर या देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो वो होती है 360। आपको भी ये थोड़ा पता रहना चाहिए। क्या यहाँ पर हम बात करें कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? ये कुल देशांतर रेखाएं होती है 360। ये 1-1 डिग्री वाले कोण से कैसे क्या करते हैं, इनके बारे में अगर थोड़ा समझना है तो आप इधर आइए। हम यहाँ एक पृथ्वी बनाते हैं। ये मैंने एक पृथ्वी बनाने की कोशिश की है। मैं इसका ये वाला जो उत्तरी ध्रुव है वो आपके एकदम सिर के सामने लेके आ जाता हूँ। ये मैंने एक बार के लिए उत्तरी ध्रुव बना दिया।
उत्तरी ध्रुव बनाया है, तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि ये जो मेरी पहली वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ये वाली लाइन भी जो है इनके बीचों बीच वाली ये जो लाइन आपके मानी जाती है, इसी के बारे में कहा जाता है कि ये कौन सी लाइन होती है? ये होती है आपके 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर लाइन इनको बोला जाता है। इनके बीच में सारी 1-1 डिग्री के कोणीय एंगल से हमने क्या की है? रेखाएं खींची है। 1-1 डिग्री के कोणीय एंगल से मतलब होता है कि इधर अपन ने एक रेखा खींची है, एक रेखा इधर से खींची है, इस प्रकार से खींचते गए हैं। ये वाली जो सारी रेखाएं हैं ये वापस दूसरे दक्षिणी ध्रुव के पास में आकर के ऐसे मिलती है सारी, इसलिए हम कहते हैं कि ये सारी कैसी रेखाएं होती है? अर्धवर्ताकार होती है। ये जब ऐसे बढ़ती है तो ये मान कितने तक पहुंचता है भाई? अगर हम ऐसे बात करें कि ये वाला जो मान है टोटल 180 तक पहुंचता है, तो ये मान ऐसे आगे भी बढ़ाते हैं, है ना। तो एक ध्रुव के लिए ये टोटल रेखाएं कितनी होती है? ऊपर वाला 180 है तो नीचे वाला भी कितना होता है? 180। हम इसी को बोलते हैं कि इधर वाली पूर्वी गोलार्ध, इधर वाली पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया जाता है। जैसे अपन ने उत्तरी गोलार्ध के लिए और दक्षिणी गोलार्ध की बात की थी, वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की। जो पश्चिम दिशा में होंगे वो पश्चिमी गोलार्ध है, और जो पूर्वी दिशा में होंगे वो कौन से गोलार्ध होंगे? पूर्वी गोलार्ध होंगे। तो ये पश्चिमी गोलार्ध है, और ये वाला जो होगा उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोला जाता है? ये गोलार्ध है आपके पूर्वी गोलार्ध। अब अगर आपको पता चले कि थोड़ा सा देखो, देशांतर रेखाएं किसको बोलते हैं? कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री के कोणीय एंगल से खींची गई है। यहाँ पर सब जगह जो है हमने क्या लिया है? 1-1 डिग्री का कोणीय एंगल लिया है। कैसे? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ऐसे ये मान बढ़ते गया तो ये 180 आ गया, ऐसे मान बढ़ा तो ये मान जो है यहाँ आने के बाद में 270 हो गया। जब ये मान ऐसे और बढ़ा तो यहाँ 0 की जगह यहाँ पर वापस कितना आ गया? 360 हो गया। ऐसे करके हमने 1-1 डिग्री के कोणीय एंगल से खींची है ये रेखाएं। उसके बाद में हम बात करेंगे कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो 360 होती है। सबसे बड़ा मान आता है यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर के बारे में। क्या नाम आएगा? 0 डिग्री देशांतर क्या होता है, कैसे क्या बोला जाता है, इनका निर्धारण कैसे किया गया था, उनके बारे में विशेष चर्चाएं होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। ये पूरे पृथ्वी के बीचों बीच की रेखाएं मानी जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये काफी चर्चा का भी विषय रहता है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं, आप नोट डाउन करो, मैं पानी पी लेता हूं। हम बात कर रहे थे 0 डिग्री देशांतर के बारे में। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचने का मतलब था कि पूरे पृथ्वी के एक बीचों बीच की लाइन खींचना। पूरे पृथ्वी के बीचों बीच की लाइन खींचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो लाइन जो है वो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच का सेंटर हुआ करती थी, या सेंटर हुआ करनी थी, या सेंटर होने वाली थी। मान के चलो आपके कोई खेत है ना, आप सारे ग्रामीण इलाकों से ऐसा समझ रहा हूँ मैं, और आपके हो ना हो खेत है, या आप खेती करते हैं या खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप जानते हैं कि एक खेत की वैल्यू क्या होगी। मान के चलो वो खेत आपका है और उस खेत के पास है, एकदम पास से वहाँ से हाईवे गुजर रहा है। अगर हाईवे बनने लग गया तो आपके खेत की रेट क्या हो जाएगी? डबल, तिबल, चौबल, क्या पता कितनी हो जाएगी, वो तो समय पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर है कि उसकी रेट जो है वो हमेशा बढ़ेगी। कारण क्या है? आवागमन के साधन होते हैं। अगर एक हाईवे जो है आपके खेत के पास से होकर गुजरता है तो इससे आपको सहूलियत मिलती है आने जाने के अंदर, यातायात में मिलती है। आप वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप वहाँ पर कोई उद्योग धंधे लगा सकते हैं, आप कल कारखाने लगा सकते हैं, आप वहाँ पर केवल और केवल संचार सुविधा बना सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसे खूब सारे तरीके जहाँ इस प्रकार की चीज़ें सोची जा सकती है। तो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच की होना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस प्रकार से मानिए कि पूरी पृथ्वी के बीचों बीच का होने का मतलब है कि पूरी पृथ्वी के सेंटर में होना, उसके उद्योग धंधे, उसके कल कारखाने, उसकी एजुकेशन, उसके संचार, उसके हर प्रकार से वो जो देश होगा वो डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए सारे देशों ने यही चाहा कि हमारे देश से क्या निकली जाए, 0 डिग्री देशांतर रेखा निकाली जाए। लेकिन ये बात है 18वीं शताब्दी की, और 18वीं शताब्दी में
सब जगह दबदबा किसका था? अंग्रेजों का था, है ना। तो अंग्रेजों ने देखा कि सारे देश आपस में लड़ रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का किस प्रकार से निर्धारण किया जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं। क्या करेंगे भाई? हमें क्या करना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कब? एक डेट मिलती है 22 अक्टूबर 1884 को। 22 अक्टूबर 1884 को ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, जिसमें 0 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरे जाए इसका निर्धारण किया गया था। सर कोई पूछ ले कि सर ये जो देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हुआ कहाँ पे था? तो ये होता है एक शहर, प्रसिद्ध शहर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी नामक शहर के अंदर ये जो है सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में निर्धारण कैसे किया गया? सब जगह दबदबा किनका था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के देश का क्या नाम है? इंग्लैंड। अंग्रेजों ने दबदबे का फायदा उठाया और उन्होंने जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा अपने देश के बीचों बीच से गुजरवा ली थी। तो ये जो GMT माना जाता है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध सिटी जिसका नाम मिलता है लंदन का भी एक खूबसूरत शहर जिसका नाम मिलता है ग्रीनविच। क्या नाम मिलता है? ग्रीनविच नामक शहर से इन्होंने 0 डिग्री देशांतर रेखा को गुजारा। किन्होंने? आप अंग्रेज मान लीजिए या चाहे कोई और मान लीजिए, हम कह सकते हैं कि अंततः जो है वो किस जगह से निकली गई थी? तो ग्रीनविच नाम के शहर से निकली गई थी। अब ये ग्रीनविच नाम की जगह से निकली गई है, इसलिए इस देशांतर रेखा के खूब सारे नाम पड़े, उपनाम इसलिए पड़े क्योंकि ये ग्रीनविच से निकली है। तो इनको एक रेखा का नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दिया गया? ग्रीनविच रेखा। इसी को नाम दिया गया है मध्याह्न प्रदान रेखा। इनको एक नाम दिया गया है मध्याह्न प्रदान रेखा नाम दिया गया। इसी को एक और नाम मिलता है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT रेखा का नाम भी इन्हीं को दिया गया है। तो ये अब आपको समझना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण। 0 डिग्री देशांतर रेखा अपने आप में खूब नाम रखती है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण रेखा है। इसको ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं बताइए 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे ग्रीनविच रेखा। इसका उल्टा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाएगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाएगा। सेम ऐसे ही। तो ये इनका प्रसिद्ध नाम है। और देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य प्रदान रेखा, ये भी नाम दिया जाता है। इसका एक नाम है मध्याह्न प्रदान रेखा, मध्याह्न प्रदान रेखा नाम मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, तो हमने बात की थी कटिबंध कहलाती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इन्हीं की बात करते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, हम बात करें कि 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गौर। क्या कहलाता है? गौर कहलाता है। गौर कहलाता है। कैसे?
कि ये वाला जो अक्षांश है, सॉरी ये वाला जो देशांतर है, इनके ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? गौर कहलाता है। आप ये ले सकते हैं, कोई आप और भी ले सकते हैं कि ये वाले जो क्षेत्र है ये भी क्या कहलाता है? गौर कहलाता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और भी बन के आता है कि दो देशांतरों, क्या दो देशांतरों के बीच की दूरी सेम ही रहती है क्या? दो देशांतरों की बीच की दूरी क्या ये बराबर रहती है? तो इसका उत्तर है नो, बराबर नहीं रहती, कम ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा कहाँ रहती है? अधिकतम ये रहती है आपके अधिकतम कहाँ रहती है? तो ये अधिकतम रहती है ध्रुवों पर। अधिकतम 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है 1 डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर, और ये दूरी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर देखी जाए ना तो वहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा रहती है ना। इनकी अगर बारे में बात की जाती, हम अगर बात करें कि न्यूनतम की बात की जाए, तो अगर हम बात करें कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो न्यूनतम दूरी 1 डिग्री बराबर होती है 0 किलोमीटर के अंदर। ये बात होती है किधर? ध्रुवों पर होती है। किधर होती है भाई? ध्रुवों पर होती है। आप नोट करना इसको। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है? 1 डिग्री बराबर 111.32, और न्यूनतम होती है 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर यहाँ होती है ध्रुवों पर। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, इनके बीच का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से पड़ता है, यहाँ ऐसे। तो यहाँ तो बीच में दूरी है ही नहीं, मिल गए तो यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होती है। तो ये दूरी है भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए जीएमटी की, ग्रीनविच रेखा, इसका क्या मतलब होता है ना। हम बात करेंगे, देखो जीएमटी ये जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, इसके पश्चिम में जो पड़ता है उसको तो बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इसके पूर्व में जो पड़ते हैं उसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। थोड़ा सा जीएमटी का मतलब समझते हैं, क्या कैसे क्या रहता है, देखते हैं। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये नाम टाइम ही क्यों आया? ग्रीनविच मध्य समय रेखा नाम मिलता है इसका। इसका मतलब होता है कि ये जो जीएमटी है, जिसको आप बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अब सभी देशों के लिए समय का क्या करेगी? निर्धारण करेगी। कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि अपने एक दिन के अंदर पृथ्वी का घूर्णन चक्र, या पृथ्वी अपना घूर्णन पूर्ण कर लेती है, पृथ्वी का एक चक्र पूरा होता है। ये बात सही है। एक चक्र का मतलब होता है वो अपने अक्ष पर घूम के वापस उसी जगह पर आ जाती है, उसमें अपना एक दिन मान लेते हैं। एक दिन के अंदर अपन कहते हैं कि ये होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। और एक पृथ्वी पूरे एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब कितने देशांतर घूम गए उनके? 360 देशांतर घूम गए। हालांकि ये जो मान है वो एक दिन के अंदर कितने दिन हम मानते हैं, ये 24 दिन होते हैं। ये भी लगभग मान है, परफेक्ट मान नहीं है। अगर किसी को परफेक्ट मान चाहिए तो एक दिन बराबर होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो इनमें जो है 24 घंटों में, और यहाँ तो यहाँ देखने को मिलता है कि 3 मिनट और 56 सेकंड इतना डिफरेंस चलता है।
फिर भी अपन ने कहा कि जब पूरे 24 घंटों की बात चल रही है तो यहाँ 3-4 मिनट की कितनी क्या हैसियत रहती है। ऐसे करके हमने उनको क्या मान लिया, लगभग बराबर मान लिया, ताकि हम जो है वो गणना करने में आसानी कर सके। तो मैं कहूँ कि अगर 24 घंटों में 360 देशांतर पार हो सकते हैं तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फिर 360 बटा क्या हो जाना चाहिए, 24 हो जाना चाहिए। अब गणित जिसको आती है वो तो कर लेता है ना, कि ये तो है 12 के पार्ट से काटते हैं तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, इसका मतलब ये होता है 30/2। फिर काटते हैं तो ये 2 के पार्ट से 15 डिग्री, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में कितने देशांतर पार होते हैं, 15 देशांतर पार हो जाते हैं। और यहाँ से सभी देशों ने अपने अपने देश के लिए समय का निर्धारण कर रखा है। अगर बात की जाए कि पूरी पृथ्वी पर कुल समय क्षेत्र कितना है, पूरी पृथ्वी पर कुल समय क्षेत्र के बारे में, तो ये कुल समय क्षेत्र टोटल होते हैं 24 होते हैं भाई टोटल, कुल की बात की जाए। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र लिए बैठा है, टाइम जोन की बात करी जाए तो एक सबसे बड़ा देश आता है रूस। रूस जो है अपने देश के अंदर कुल 11 प्रकार की घड़ियां यूज करता है, 11 टाइम जोन यूज करता है भाई सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें चाइना की, चीन की बात की जाए तो वहाँ पर टोटल 6 प्रकार की घड़ियां चलती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की घड़ियां चलती है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के अंदर 3 प्रकार की घड़ियां चलती है, 3 टाइम जोन यूज होते हैं। अगर हम बात कर लें भारत की तो भारत में समय की मांग को देखते हुए 2 टाइम जोन होने चाहिए थे, लेकिन अपन ने बीच वाली को भारतीय मानक समय रेखा मान करके अपना टाइम क्या मान लिया, 1। इसलिए संपूर्ण भारत में केवल एक ही प्रकार की घड़ी का यूज होता है। ये सारा जो फ्रांस सबसे ज़्यादा, अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस देश के पास टाइम जोन है, तो वो देश पड़ता है फ्रांस। इसके पास में टोटल 12 घड़ियां हैं भाई, 12 टाइम जोन है। ऐसा क्यों है, जबकि फ्रांस तो छोटा सा है, रूस बहुत बड़ा दिखता है मैप के अंदर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रांस के पास में छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा है, अधिक मात्रा में कब्जा है, लगभग पूरे विश्व भर में उनके कब्जे हैं। तो जहां उनका कब्जा हो चुका है, उनका अधिकार हो चुका है, तो वहां पर प्रशासन लागू किसका होता है, फ्रांस के कानून का ही होता है। इसलिए कहते हैं कि वो किसका भाग है, फ्रांस का ही भाग होता है। तो अलग अलग देशांतर में अलग अलग टापू मिलने के कारण वहाँ अलग अलग प्रकार की घड़ियां चलती है, ये होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा है फ्रांस, उसके बाद है रूस, चीन, अमेरिका और भारत। भारत में कितना है, 1। थोड़ा सा इसको और आगे लेते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने देशांतर, ठीक है 15 देशांतर। इसका मतलब ये होता है कि 60 मिनट के अंदर कितने देशांतर पार हो जाने चाहिए फिर तो। बहुत बढ़िया। मैं बात करूं इसको थोड़ा उल्टा करके कि मैं एक देशांतर को पार करवाना चाहूं तो मेरे को टाइम कितना लगेगा, तो एक देशांतर को पार करने में 60/15 मिनट का टाइम लगेगा। और 60/15 मिनट को जब चेंज करते हैं तो ये कितना होता है, ये एक देशांतर बराबर ये होता है आपके 4 मिनट। कितना टाइम होता है, 4 मिनट का समय होता है। ये आपके लिए एक प्रकार से सूत्र का काम करेगा, फॉर्मूले का काम करेगा कि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है। तो वहां पर लगता है 4 मिनट का समय, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक एग्जाम्पल है जो आया हुआ है, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि आपको बताना है एक यदि
प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि यदि GMT रेखा पर दोपहर 12 बजे हैं तो इस समय भारत में क्या समय होगा। एक इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। हम अगर चर्चा करें कि अपन ने अभी जो बात की थी वो यूज कैसे करते हैं, भाई GMT मतलब जानते हो, ये है अपनी GMT बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को। किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को। हमें बात करनी है अपने भारत के लिए, तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इनको बोला जाता है आपके भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा नाम दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो अक्षांश है उन्हीं को पार करवाना है और वहां से टाइम निकाल लेंगे। यहाँ अगर 0 है तो 0 से अपन को 82.5 पर आना है। कितना टाइम लगेगा? अपन ने यहाँ एक बात की थी कि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। ये कहाँ से बात की? मैंने अभी एक थोड़ा सा एक प्रकार से कोई डेरिवेशन ही मान लो या एक प्रकार से कोई भौगोलिक घटना ही मान लो कि हमने निकाला था कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अपन के पास में 82.5, मैं एक बार के लिए कहूँ कि मेरे को 82 डिग्री देशांतर पार करने, तो 82 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये लग जाता है करीब 328 मिनट के बराबर। ये मिनट में ही चल रहा है। फिर मैंने कहा कि 82.5 है तो आधा देशांतर और रह गया। आधा देशांतर को पार करने में मिनट कितने लगेंगे? तो 4 पूरे में लगते हैं तो 2 आधे में लग जाएंगे। ऐसे करके मैंने कहा कि मेरे जो 82.5 डिग्री है, मेरे ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला मान है, इनको पार करने में कितना समय लगेगा? इनको समय लगता है, देखो जब ये टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाता है 330 मिनट। कितने मिनट आते हैं? 330 मिनट आते हैं। लेकिन मिनट में अपन को नहीं बताना, अपन को घंटे में लेना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर मैं इनको घंटों में कन्वर्ट करूं तो ये घंटे कितने हो जाएंगे? 330/60 हो जाने चाहिए फिर तो 330 को 60 से काटते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, और फिर यहाँ बचते हैं देखो 33/6। तो मैं इसको 3 के पार्ट से काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 11/2 आएगा। और 11/2 को मैं करूँ तो ये आता है 5.5 घंटे। कितने घंटे आएंगे? 5.5 घंटे। या आप कह सकते हो कि भाई 5.5 क्या होता है? 5.5 घंटे होते हैं। यही बात है, ठीक। यहाँ मेरे बताओ 12 बजे, कितनी बजी है? 12। और मैं जब यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो मेरे को 5.5 घंटे लगते हैं, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट इतना टाइम होता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि 12 से लेके मैं 5.5 घंटे करूँगा तो मेरे को यहाँ पर टाइम कितना लग जाएगा? ये सायंकाल का टाइम होगा मेरे पास में। कुल मिला के ये मेरे पास में PM वाला टाइम बचेगा। मान के चलो किसी ने कह दिया सर मैं तो रेलवे टाइम जोन पर चलूँगा, तो यहाँ पर 12 और 5 जोड़ देंगे तो ये 17:30 पर आ जाएगा। अब इसमें PM AM का कोई सिस्टम ही नहीं रहता। ये कोई ज़रूरी है कि आपको 12 बजे ही दे? अगर सामने वाले ने कह दिया कि मैं सुबह के आपको 8 बजे दूंगा कि GMT पर क्या बजे हैं? 8 AM हो रखे हैं, तो आप बताओ कि यहाँ अपने भारत में कितना टाइम रहा होगा? तो अपन को क्या कर लेना चाहिए? 8 के अंदर 5 जोड़ लेना चाहिए। 8 और 4 तो कितने होते हैं? 12। 12 के अंदर 1 जोड़ते हैं तो ये 1 बच जाएगी, और 1 के अंदर जब आधा जोड़ देंगे तो 1 बच के कितना मिनट आएगा? 30। उस समय अपना टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा? जब इस वाले एंगल से देखते हैं तो यहाँ आपका टाइम मिलेगा 1:30। वो किसका टाइम होगा? दोपहर का टाइम होगा। तो अपन को केवल और केवल याद रखना है कि अपन को क्या करना है? 5.5 घंटे आगे लेके चलना है इस मान को, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी थी कि अगर अपन के यहाँ सुबह के मान के चलो 9 आ गए तो सुबह के 9 आ गए तो यहाँ 2:30 बज जाएंगे। अगर यहाँ पर शाम के 4 आ गए तो 4 और 5 कर लो
9, 9.5 हो जाएगा टाइम, इस प्रकार से मान बढ़ाना। ठीक है, तो ये आप इसको करो भाई। तो चलिए दोस्तों थोड़ी आगे बात करते हैं। अपन ने अभी तक किस किस की बात की है? अक्षांश की बात की है, देशांतर की बात की है। हम जानते हैं ना कि दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? आप बताइए क्या कहलाता है? ये दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है? ये आपको पता है, ये जानकारी पर्याप्त है। एक ये भी था कि दो अक्षांशों के ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये भी आपको जानकारी में था कि सर इनको बोलते हैं गोर। क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा फिर? जहाँ पर अक्षांश और देशांतर दोनों आपस में काटते हैं तो ये बोला जाता है ग्रीड। क्या बोलते हैं? ग्रीड। थोड़ा सा ध्यान देना कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है? कटिबंध। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। और इन दोनों के बीच का जो कटिबंध होता है वो क्या कहलाता है? ग्रीड कहलाता है। तो ग्रीड के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दो देशांतरों या दो अक्षांशों व दो देशांतरों, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है। और ये वाला जो है वो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। अगर गोर की बात की जाए तो ये है आपके दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। थोड़ी सी और बात की जाए कि ये वाली जो पृथ्वी है वो आपको एकदम गोलाकार रूप में नहीं नजर आती, ये कुछ इस प्रकार से आकृति में नजर आती है। ये इस प्रकार की आकृति है इनकी कि ये थोड़ी ध्रुवों से तो पिचकी हुई नजर आती है। कैसे? ध्रुवों से तो ये थोड़ी सी पिचकी हुई नजर आती है। यह एक ध्रुव, ये इनका दूसरा ध्रुव है। अब आपको ये बताना है ये इनकी कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि सर पूरी पृथ्वी के बीच का ये जो व्यास होता है या सबसे बड़ा घेरा जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है ना? या अगर एक नाम दिया जाए इसको कि ये जो नाम है भाई जी, ये आपके नाम मिलेगा विषुवतीय व्यास। क्या नाम मिलेगा? विषुवतीय व्यास। पूरी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का कैसा है? ये विषुवतीय व्यास है। तो किसी के सर दिमाग में आ जाए कि ध्रुवों को ध्रुवों से मिला दो, इनका भी व्यास निकाल लो। हाँ निकलता है, इनका भी निकलता है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेखा है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? ये आपकी कौन सी रेखा है? ये ध्रुवीय रेखा होनी चाहिए ना, है ना? तो ये वाली ध्रुवों को मिलाने वाली ग्रीनविच रेखा है। तो अपन को ये बताना है कि ये वाली जो है विषुवतीय होने के बाद में ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाला व्यास है। तो ये ध्रुवीय व्यास कितना होगा? तो हम इनके बारे में बात करते हैं कि ध्रुवीय व्यास सर इनसे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ी होगा। तो ज़्यादा नहीं है तो कम है। कितना कम है? कि 12,714। देखो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि 12,700 तो है ही, यहाँ भी 12,700 है, यहाँ है 14 और यहाँ है 56, है ना? तो 14 का क्या कितना गुना करना पड़ेगा? 4 गुना करना पड़ेगा।